स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही के पुस्तकों के विषय में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी कि मैंने आखिर किन किन पुस्तकों के सहायता से अपने नेट जेआरएफ को क्वालिफाई किया। तो चलिए विलंब ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ पुस्तकों के विषय में बताती हूँ कि मैंने किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के लिए चलते हैं। तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सबसे ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है पेपर 1 के लिए, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि मैंने पेपर 1 के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पूरा सहारा लिया है। लेकिन फिर भी अगर किताब की बात करें तो किस किताब से अध्ययन किया जाए तो मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये है यूजीसी नेट की केवीएस मदान की पुस्तक। अगर आप लोग चाहें तो केवीएस मदान की पुस्तक ले सकते हैं। केवीएस मदान की पुस्तक यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पुस्तक मानी जाती है। मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे यूजीसी नेट के सभी के पास आपको केवीएस मदान की पुस्तक मिल जाएगी। और केवीएस मदान की पुस्तक दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी एवं इंग्लिश। आप लोग जिस भाषा में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए आप उस भाषा की पुस्तक खरीद के उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने मात्र इन दो चीज़ों का ही सहारा लिया, केवीएस मदान और मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करने में। और मैंने जो टेस्ट दिया वो नेशनल टेस्ट एजेंसी नाम की एक ऐप है, उसमें मैंने पेपर 1 के लिए बहुत टेस्ट दिए और मॉक टेस्ट मैंने दिए थे उसमें, तो उससे मेरा कवर हो गया था पूरा सिलेबस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए मैं तो हिंदी साहित्य से हूँ, तो मैं हिंदी साहित्य की पुस्तकें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पेपर 2 के लिए अगर आप लोग हिंदी साहित्य से है तो एक इतिहास ग्रंथ आप लोग ज़रूर पढ़े, चाहे वो किन्हीं की भी हो। तो मैंने जो इतिहास ग्रंथ पढ़ा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक, मैंने इसे 3 बार पढ़ा है। मैंने स्व अध्ययन इसका 3 बार किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को आचार्य शुक्ल की पुस्तक पढ़ने में कठिनाई होती है तो आप लोग डॉक्टर नगेंद्र या फिर बच्चन सिंह की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो बहुतों का कहना है कि आचार्य शुक्ल की पुस्तक की भाषा थोड़ी कठिन है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य शुक्ल की पुस्तक में जितने अच्छे तरीके से भाषा दी गई है, मुझे डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि वो एक तो इतनी मोटी है, देख के ही डर लग जाता है। और वो मैंने उसे खरीदा है ग्रेजुएशन में, लेकिन अभी तक मैंने उसे एक बार भी पूरा कभी नहीं पढ़ा। हाँ, मैं शुरू करती थी लेकिन मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। और मुझे ऐसा लगता है बहुत से ऐसे लोग होंगे मुझ जैसे कि जो डॉक्टर नगेंद्र की मोटी पुस्तक देख के ही डर जाते होंगे, तो मुझे उनकी मोटी पुस्तक देख के ही डर लग जाते थे, तो मैंने उसे कभी भी पूरा पढ़ा ही नहीं। तो आचार्य शुक्ल की पुस्तक मैंने पढ़ी है। आप लोगों को जो पुस्तक अच्छी लगे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में ही यूजीसी नेट के विषय में सुना था, तो मैंने उस वक्त ही सोचा कि चलो प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं उसके लिए पुस्तक खरीदी थी। जो पहली पुस्तक है मेरी वो है अरिहंत की यूजीसी नेट की पेपर 2 हिंदी के लिए। तो ये पुस्तक मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही कर दी थी, तो ये प्रथम संस्करण है मेरे पास। अभी वाले संस्करण में बहुत अच्छे से चीज़ें अपडेट करके दी गई है, लेकिन ये मेरे पास प्रथम संस्करण है। तो इसमें क्या है कि पेपर 6 से लेके यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक जो रचनाएं दी हुई है उसमें सिर्फ इसमें सारांश दिए हुए हैं। तो अगर आप लोग अरिहंत की पुस्तक लेना चाहते हैं तो अभी तो अपडेटेड पुस्तक आ गई है, मुझे पता चला है, तो आप लोग अरिहंत की भी पुस्तक खरीद सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से दी हुई है। लेकिन मेरे पास जो पुस्तक है इसमें केवल और केवल सारांश रूप में चीज़ें दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ रूप में इसमें कुछ भी नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ पढ़ने के लिए फिर मैंने जो पुस्तक खरीदी वो थी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो इस पुस्तक को मैंने वस्तुनिष्ठ पढ़ने के लिए खरीदी ताकि मैं दोनों को एक साथ कर सकूं। जो अरिहंत में नहीं है उसे मैं इससे गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक से पढ़ लूँ। तो इसलिए मैंने इन दोनों पुस्तकों को पहले अध्ययन किया। मुझे उस वक्त दृष्टि के बारे में उतने अच्छे से पता नहीं था, वरना मैं दृष्टि को ही ले लेती, लेकिन उस वक्त अरिहंत के विषय में पता था, तो मैं अरिहंत और गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे वाली पुस्तक मैंने खरीदी। तो ये दोनों पुस्तकें मुझे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी बहुत काम आई, क्योंकि अरिहंत में गद्यात्मक रूप से दी हुई चीज़ें
और हमें एग्ज़ाम में, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में गद्यात्मक रूप से ही लिखना होता है। तो मेरे लिए ये ग्रेजुएशन में भी बहुत हेल्पफुल रही। मुझे इसीलिए पर्सनली अरिहंत की पुस्तक बहुत पसंद है, क्योंकि इसने मुझे ग्रेजुएशन MA दोनों में गद्यात्मक रूप से जो चीज़ें लिखनी होती है, जो आंसर प्रेजेंट करना होता है, उसमें बहुत सहायता पहुंचाई है। इसलिए अरिहंत बहुत अच्छी पुस्तक मुझे लगी। उसके बाद मेरा नेट JRF तो नहीं, नेट मेरा क्लियर हो गया। MA लास्ट ईयर में मेरा, पहले जून वाले में नेट क्लियर हो गया। तो नेट क्लियर होने के बाद मैंने दृष्टि वाली पुस्तक खरीदी। नेट क्लियर होने के बाद मैंने खरीदी है। मैं 2-4 नंबर से रह गई थी, तो मुझे पता, मैं जब अपनी फ्रेंड की पुस्तक पलट रही थी तो मैंने वहाँ पे एक सेम प्रश्न देख लिया, एकदम वो लाइन उठा के वहाँ पे दिया हुआ था एग्ज़ाम में। तो मैंने देखा कि लाइन डायरेक्टली उठा के दिया और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अब मेरे अंदर तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी कि नहीं, अब तो मैं लेके ही रहूँगी दृष्टि की पुस्तक। तो इस कारण मैंने दृष्टि की पुस्तक खरीदी और फिर दृष्टि की पुस्तक मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है बहुत अच्छे से। 2 बार मैंने इसको पूर्ण रूप से अध्ययन किया है और इसमें वस्तुनिष्ठ प्लस व्याख्यात्मक रूप से दोनों ही बहुत अच्छे से दिया गया है। तो अभी तो फिलहाल सबके पास दृष्टि की पुस्तक होगी, मुझे लगता है लगभग सभी के पास, जो भी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं सभी के पास दृष्टि की पुस्तक होगी। तो जो अभी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी नेट JRF के विषय में नहीं जानते हैं, वो लोग इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं और एक बार में ही अपना नेट JRF क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है नेट JRF क्लियर करना, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। मतलब कि जितना सिलेबस UGC नेट में हिंदी विषय में लगा हुआ है, अगर आप लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 90% सिलेबस भी आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आप लोगों का नेट डेफिनेटली निकल जाएगा। और अगर आप लोगों ने 100% सिलेबस कवर कर लिया तो 100% है कि आप लोगों का JRF निकल जाएगा। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ, क्योंकि जब मैंने नेट दिया था तो मेरा कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, जिसे मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं 1 महीने कुछ भी नहीं पढ़ पाई, लास्ट के 1 महीने मैं कुछ भी नहीं पढ़ी। तो इस कारण मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उस समय पढ़ लेती तो मेरा उस वक्त ही JRF क्लियर हो जाता, लेकिन मैं बीमार हो गई तो मैं नहीं पढ़ पाई। लेकिन फिर भी मेरा जो नेट है वो क्लियर हो गया था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो लोग अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना, उनका JRF पक्का हो जाता है। उसके बाद जो मैंने पुस्तक पढ़ी वो इग्नू की पुस्तक, कविता वाली पुस्तक में क्या है कि इसमें सारी कविताएं बहुत अच्छी से दी हुई हैं और साथ ही साथ इसमें व्याख्या दी हुई है। फिर कवि किस विषय पे लिख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, मतलब A to Z चीज़ जो कविता में होती है, सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी इग्नू की सारी पुस्तक बहुत अच्छी है। मुझे तो, मेरे पास तो नहीं था, लेकिन मैं किन्हीं से मांग के लाई थी, तो उसे मैंने अभी तक अपने पास रखा हुआ। और ये पुस्तक की मैंने हाल इतनी बुरी कर दी है कि अब वो लेंगे भी नहीं मुझसे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पूरे पुस्तक को ही रंग दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे ये पुस्तक लेंगे कभी भी, लेकिन ठीक है, ये पुस्तक मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं कविता वाली पुस्तक लौटाती नहीं, तो ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। आप लोग भी ज़रूर, अगर आप लोगों के पास इग्नू की पुस्तक अरेंज हो पाती है तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आजकल UGC लेवल टफ करने के लिए जो मूल पुस्तकें हैं उसके अतिरिक्त इग्नू की पुस्तकों से भी सवाल पूछते हैं। जो कथन कारण होते हैं या फिर जो लंबे 4-5 सेंटेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें थोड़ी ना सारा मुख्य बुक से रहता है, बहुत सारी चीज़ें इग्नू की पुस्तक से भी रहती है। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और बस पढ़िए, मतलब अच्छे तरीके से, तो आप लोगों का ये चीज़ कवर हो जाएगा। और एक और सवाल बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा था कि दीदी बहुत डर लग रहा है, कैसे क्या करें क्या नहीं करें। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। डर तो देखिए मुझे भी बहुत लगता था, उस वक्त मैं भी यही सवाल सबसे पूछते चलती थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ पढ़ी ही नहीं हूँ। मैं पहले ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देती थी कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा ना नेट होगा ना JRF होगा। मतलब मैं खुद पहले ही अपने मन में नेगेटिव सोच लेती थी। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको ऐसे ही लगेगा कि नहीं, मेरा सारा गलत है, सारा गलत है, क्योंकि कुछ प्रश्न, 5 प्रश्न 10 प्रश्न आपको याद रह जाएंगे जो गलत हो चुके होंगे। फिर आपको लगेगा नहीं, मेरे तो सारे ही प्रश्न गलत हो गए। तो इस वजह से डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, जैसे मान लीजिए 18 को एग्ज़ाम है तो 17 को मत पढ़िए, बिल्कुल भी मत पढ़िए। 16 तक आप दम के पढ़िए, दिन रात पढ़िए 16 तक, लेकिन 17 को अपने बॉडी, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। जितना बॉडी और माइंड रिलैक्स रहेगा ना, एग्ज़ाम में आपको चीज़ें उतनी अच्छी से याद आएगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से पहले कभी नहीं पढ़ती हूँ। चाहे वो मेरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे मेरा कोई सा भी एग्ज़ाम रहा हो, या नेट का एग्ज़ाम हो, JRF का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, मैं एग्ज़ाम से पहले
2 दिन 3 दिन पहले मेरा इंटरेस्ट लो हो जाता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी, अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे यही लगता था। तो मैं एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़ती हूँ। मेरे को बहुत सब बोलते भी थे एग्ज़ाम में पढ़ लो, लेकिन मुझसे नहीं होता है। मैं एग्ज़ाम से पहले अपने आप को बहुत रिलैक्स करने का कोशिश करती हूँ, लेकिन होती तो नहीं हूँ, मुझे तो नींद भी नहीं आता है। लेकिन ठीक है, ओवरकम तो करना पड़ता है चीज़ों से। तो बस यही कहूँगी, एक दिन पहले एकदम रिलैक्स होकर आराम से रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आने लग जाएंगी। अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, रिविज़न किया है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को समझिएगा। और क्वेश्चन में आजकल फंसाने के लिए ये भी कर देते हैं हाँ और नहीं वाले सब प्रश्न को ज़रूर दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गलत हो जाए। होते क्या है, मेरे खुद के गलत हुए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसलिए अच्छे से, ध्यान से, आराम से, और अभी पैनिक मत होइए कि ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े। जितना पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए, जितना पढ़े उतना ही इनफ है, बस इतना सोच लीजिए। हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने एक पंक्ति कहा है, जो मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा। तो बस जितना है उतना ही में रखिए, टेंशन मत लीजिए, आराम से हो जाएगा। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया, मेरे वीडियोस को इतना पसंद किए, इतना भर भर के कमेंट किए कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कमेंट सेक्शन तो पूरा स्वतंत्र है, आप लोग को और भी किसी चीज़ में दिक्कत है तो ज़रूर पूछिए, मैं उन सब चीज़ों के विषय में भी बता दूंगी। और जितना हो सके मैं आप लोगों के समक्ष चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश करूँगी। बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जून वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बाय बाय, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो। तो बाय बाय, आज के लिए बाय बाय।